नॉवल द इनविजिबल मैन। फरवरी का महीना था। बहुत ज़्यादा बिडिंग कोल्ड था। स्ट्रेंजर जो था वो ब्रैम्बलहर्ड स्टेशन से चलता हुआ, जिसके हाथ में एक ओल्ड फैशन सूटकेस था, ब्लैक कलर का। वो एक स्मॉल होटल या इन कह सकते हैं आप, उसके बाहर आकर रुक गया, जिसका नाम था कोच एंड हॉर्सेस। वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। वो बस वहाँ पहुँचकर किसी भी तरीके से घर भाग जाता था, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी थी। उसके कोट और हैट के ऊपर भी बर्फ़ जमी हुई थी। मिसेस हॉल जो सराय की मालकिन थी, उनको काफ़ी ज़्यादा लकी महसूस हुआ, क्योंकि सर्दियों के टाइम पर कोई कस्टमर वहाँ पर नहीं आता था। स्ट्रेंजर ने उन्हें कुछ गोल्ड कॉइन्स दिए, कुछ सॉवरन्स दिए एडवांस के तौर पे कमरे के। कमरा काफ़ी कंफर्टेबल था। अंदर फायरप्लेस भी था जहाँ पर आग जल रही थी। स्ट्रेंजर जो था उसने खिड़की के बाहर देखा। मिसेस हॉल ने कोट सुखाने की एक मांग की, रिक्वेस्ट की कि एटलीस्ट उसे लगे कि वो एक कंफर्टेबल गेस्ट की तरह वहाँ पर है। उसका चेहरा ढका हुआ था पट्टियों से, बड़ा अजीब सा दिख रहा था। वो बिल्कुल भी बातचीत करने में इंटरेस्टेड नहीं था। उसका चेहरा नहीं देख पाई। उसका चेहरा भी, उसका फोरहेड, माथा वगैरह सब कुछ पट्टियों से लिपटा था, और बड़े बड़े ब्लू ग्लासेस उसने पहन रखे थे। सिर्फ एक पिंक नोज जो थी वो सिर्फ विजिबल थी। मिसेस हॉल को ये लगा कि शायद उसका कुछ एक्सीडेंट हो गया, और उसे इस बात की उससे हमदर्दी भी थी, लेकिन वो उसने कुछ कहा नहीं। इसके अलावा स्ट्रेंजर जो था वो काफ़ी एनोइंग था, काफ़ी इरिटेटिंग था। उसने अपने लगेज की डिमांड की उससे, जो कि स्टेशन पर रह गया था। वो चाहता था कि उसे उस सराय में मंगवाना, उस होटल में मंगवाना। मिसेस हॉल ने बताया कि वहाँ पर स्टेप रोड है और काफ़ी रिस्की है, ढलुआ रोड है। और उसने उसे बताया कि उसका लगेज जो है वो मोस्ट प्रोबेबली कल तक पहुँच जाएगा, क्योंकि उस ढलुआ रोड पर एक कोचमैन और जेंटलमैन जो थे वो दोनों ही मारे जा चुके थे। उसने फिर एग्जाम्पल देते देते अपनी बहन के बेटे का भी एग्जाम्पल दिया, जिसका एक स्किट से खेतों में फसल काटते समय उसको लग गई थी। तो वो भी पट्टी पट्टियों में लिपटा रहा, मतलब 3 महीने तक उसको भी बार बार बैंडेजेस वगैरह बनती रहीं। और फिर दोबारा से उसने जब वो उसकी बैंडेज हेड के बारे में कुछ बातचीत शुरू की, तो स्ट्रेंजर ने एकदम से टॉपिक बदल दिया। वो उसे, मिसेस हॉल को कई बार डांट चुका था, लेकिन मिसेस हॉल सिर्फ इसलिए चुप थी क्योंकि वो उसके लिए एक पैसा बनाने की मशीन था, एक मिंटिंग मशीन था। और उसने, विजिटर ने बार बार वार्न करा मिसेस हॉल को कि वो किसी भी तरीके से कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहता। जब तक वो अपने कमरे में रहा, या तो वो सोता रहा या चहलकदमी करता रहा उस दिन, या फिर खुद से बड़बड़ाता रहा। ये था चैप्टर 1। चैप्टर 2। मिसेस हॉल जो थी वो किसी तरीके से हिम्मत इकट्ठा करी उन्होंने उसके कमरे में जाने के लिए, चाय वगैरह पूछने के लिए। तभी डैडी हेनफ्रे, क्लॉक रिपेयरमैन जो था, वो वहाँ पर आया। शायद चाय के लिए आया था वो भी। और उसने, मिसेस हॉल ने उससे घड़ी ठीक करने के लिए कहा, स्ट्रेंजर के कमरे की। उसने उसे बताया कि वो घड़ी 6 पर आकर रुक जाती है। जब बंदा कमरे के अंदर गई तो उसने देखा कि वो सो रहा था। स्ट्रेंजर ने अपने लगेज के बारे में पूछा, तो उसने उसे बताया कि जल्द ही आपके सामान आप तक पहुंच जाएगा। मिसेस हॉल ने उस स्ट्रेंजर का मुंह बड़े अजीब तरीके से देखा था, क्योंकि अंधेरा ज़्यादा था और उसका ऐसा लग रहा था जैसे नीचे का जबड़ा जो है वो है ही नहीं। तो वो बहुत शॉक रह गई थी। उसने खिड़की वगैरह खोली ताकि रोशनी में प्रॉपर तरीके से देखा जा सके। लेकिन जब तक वो स्ट्रेंजर अपने मुंह के ऊपर एक सर बैठा ये कर, एक मफलर सॉर्ट ऑफ एक कपड़ा सा अपने मुंह के ऊपर एक नैपकिन की तरह मतलब लगा चुका था, ताकि उसका चेहरा नजर ना आए ढंग से उसे। बैंडेज पर्सन को देखकर डैडी हंफरे जो था वो भी शॉक रह गया। खैर, उसे अपना काम कर रहा था तो अपने काम में लग गया। स्ट्रेंजर जो था इस बात पर नाराज भी था, क्योंकि वो अकेलापन चाहता था, बिकॉज ही नीडेड अ सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई ही केम टू द विलेज एपन। मिस्टर टेडी जो था उसने चुपचाप चले जाने में भलाई समझी, लेकिन स्ट्रेंजर ने परमिशन दे दी थी कि वो घड़ी ठीक कर सकता है। टेडी जो था उसको स्ट्रेंजर बड़ा सस्पिशियस नेचर का लगा। उसे लगा कि शायद पुलिस से भागा हुआ है ये, इसलिए ऐसी हालत बना के घूम रहा है ये, इसलिए खुद को लपेट कर अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश कर रहा है। मिसेस हॉल जो थी वो भी वहाँ पर खड़ी थी, पर मुझसे ज़्यादा बहस नहीं करनी थी, क्योंकि वो उसके सामने डांट नहीं खाना चाहती थी टेडी हंफ्रे के सामने। क्या, टेडी हंफ्रे को उसने डांट कर निकाल दिया। मीन्स उसने उसे डांट दिया कि भाई इतनी देर क्यों लगा रहे तुम, ठीक क्यों नहीं कर रहे थे जल्दी से। टेडी ने बस बोला कि सॉरी सर, वो मेरा, मैंने ध्यान नहीं दिया था उस तरफ, और जल्दी से काम खत्म करा और वहाँ से निकल गया। रास्ते में जाते समय उसने मिस्टर हॉल, जो मिसेस हॉल के हस्बैंड है, जिनका नाम जॉर्ज है, तो उनको उसने भड़काने की पूरी कोशिश की कि वो बंदा काफ़ी सस्पिशियस है, मुझे लग रहा है पुलिस से भागा हुआ है, आगे आप देख लेना, क्योंकि आपकी वाइफ ने तो नाम तक नहीं लिखा उसका, और ये भी नहीं पता नाम क्या उसका। स्ट्रेंजर ने ये भी बताया, स्ट्रेंजर ने मिसेस हॉल को बताया कि उसे लगेज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो एक एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेटर है और उसे उसके apparatus और अप्लायंसेस की ज़रूरत है। और उसे जगह भी इसलिए पसंद आई थी उसके अकेलेपन की वजह से। तो मिसेस हॉल ने कहा, परेशान ना हो, सारा सामान जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाएगा। उधर मिस्टर हॉल जो है वो अपना डोमिनेशन दिखाने के लिए वो होटल में बड़े गुस्से में घुसते हैं, और मिसेस हॉल से कहते हैं कि इस बंदे को चेक करो जरा ढंग से, जब इसका सामान वगैरह आता है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्री, मिसेस हॉल ने मिस्टर हॉल को डांट दिया कि आप अपने काम से काम रखें और किसी भी तरीके से उसे परेशान ना करें। रात को मिसेस हॉल को अजीब अजीब सपने भी आ रहे थे, जैसे गर्दन लुढ़कती हुई इनकी तरफ आ रही है कुछ बड़े बड़े पम्पकिन से, बड़े बड़े टर्निप से लुढ़कते हुए आ रहे हैं। खैर, फाइनली उसने अपने डर को काबू करा और वो आराम से सो गई। ये था चैप्टर 2। चैप्टर 3। जल्दी ही स्ट्रेंजर का सारा सामान वहाँ पर पहुँच गया। उसमें काफ़ी ट्रंक, काफ़ी मतलब बॉक्सेस रखे हुए थे बड़े बड़े, उसमें बड़ी मोटी मोटी किताबें थी, टोकरियाँ थी, क्रेट्स, बॉक्सेस, केसेस। उसमें काफ़ी सारे स्ट्रॉ था टोकर उन बॉक्सेस में, जिसमें ग्लास बॉटल्स रखी हुई थी।
उस डिलीवरी मैन का नाम था फेरेनसाइड, FEARENSIDE। स्ट्रेंजर जो था वो भी हेल्प के लिए वहाँ पे चला आया। फेरेनसाइड के पास एक कुत्ता था, वो बड़े जंगली तरीके से गुर्रा रहा था। अचानक उसने स्ट्रेंजर के पहले टांग पकड़ ली उसने, और उसने वहाँ से उस पैंट को फाड़ दिया। फेरेनसाइड ने अपना कोड़ा जो था उसको मारा। इससे पहले उसने पहले उसका हाथ झपटा था, और हाथ का ऊपर का कॉलर जो था वो भी फाड़ दिया था। लेकिन डंडा खाकर वो कुत्ता चुपचाप नीचे काट के नीचे उस घोड़ा गाड़ी के नीचे चुपचाप जाकर छुप गया। स्ट्रेंजर जो था वो तेजी से अपने कमरे में चला गया। मिस्टर हॉल जो थे वो सिंपैथी देने के लिए पीछे पहुंचे, और मदद के लिए भी, कि कहीं कुत्ते ने काट ना लिया हो। तो मिस्टर हॉल जो थे उन्हें बड़े अजीब से उनका सामना हुआ, अजीब सी चीज़ से, क्योंकि ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें धक्के मारकर उन्हें बाहर निकाल दिया। वो काफ़ी हैरान थे, काफ़ी कंफ्यूज थे। इसलिए फिर दोबारा से आया अपने कपड़े बदल के। स्ट्रेंजर ने कहा कि उसने फेरेनसाइड ने माफ़ी भी मांगी उससे, तो उसने कहा कोई बात नहीं है, मेरे को भी कोई किसी ने नहीं काटा है, सब कुछ ठीक है, आप सारा सामान अंदर पहुंचा दें तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। अलग अलग डिफरेंट साइज और शेप्स की बॉटल्स वगैरह वहाँ पर रख दी गई, जिसमें अलग अलग लेबल लगे होते हैं, यहाँ तक कि पॉइजन वाइन बॉटल, सैलड ऑयल बॉटल्स और बहुत सारी चीज़ें थी। जहाँ जहाँ पर उसे जगह मिली उसने सब जगह वो अपनी बॉटल लगा दी। ऐसा लग रहा था कि कमरा नहीं, किसी केमिस्ट की शॉप है। काफ़ी सारे टेस्ट ट्यूब्स वगैरह भी थे उसके अंदर। मिसेस हॉल जो थी वो खाना लेकर वहाँ पर गई, तो उसने देखा कि उन्हें काम में लगा हुआ है और स्ट्रॉ वहाँ पर बिखरा हुआ है। एक बार को तो उसे हल्का सा लगा कि उसके आई सॉकेट्स है ही नहीं, ऐसा लग रहा था आंखों के अंदर गड्ढे पड़ गए। लेकिन जब तक उसने चश्मा पहन लिया था, और उसने ये भी बोल दिया मिसेस हॉल को कि आप चिंता न करें स्ट्रॉ की, जितने पैसे काटने आप काट लेना। और इतना कहकर उसे उसने बाहर निकल जाने के लिए कहा। उसे समझाया कि वो किसी भी तरीके से डिस्टर्बेंस नहीं चाहता, तो उसके अच्छा यही होगा कि वो बाहर रहे। और स्ट्रॉ के लिए उसने 1 शिलिंग देने के लिए बात जो थी वो मान ली थी। यहाँ गांव में सब तरफ बात फैल रही थी। फेरेनसाइड कैब ड्राइवर जो था उसने ये बात फैलाई कि वो स्ट्रेंजर एक पाइबाल्ड है। पाइबाल्ड का मतलब होता है काले और वाइट पैचेस। उसने बताया कि जहाँ जहाँ पर कुत्ते ने फाड़ा था वहाँ पे बिल्कुल ब्लैक नजर आ रहा था, लेकिन नाक उसकी पिंक थी, तो इसका मतलब ये चित खबर है, ये पाइबाल्ड है। तो गाँव के अंदर दो तरह की अफवाहें चल रही थी। एक तो टेडी हेनफ्रे ने उड़ाई थी कि वो सस्पिशियस है, वो पुलिस से भागा हुआ कन्विक्ट है शायद, तभी अपने आप को इस तरीके से रैप करके घूमता है। इधर फेरेनसाइड कैब ड्राइवर जो था उसने ये बात फैला दी थी कि वो पाइबाल्ड है। चैप्टर 4। पैसों की वजह से स्ट्रेंजर जो था वो मिसेस हॉल को चुप कराता रहा। मिस्टर हॉल जो थे उसे निकलना चाहते थे। मिसेस हॉल ने उसे कहा कि इंतजार रखें और देखते रहें, खासतौर पर जब गर्मी शुरू हो जाएंगे तो टूरिस्ट आना शुरू कर देंगे तो हम इसे निकाल देंगे। स्ट्रेंजर जो था वो अपने काम में लगा रहा, लेकिन अपनी बदसलूकी की वजह से, अपने रूडनेस की वजह से लोग उसे पसंद न करते। उसका स्वभाव जो था वो बड़ा अनसर्टेन सा था और इरिटेबल भी। मिसेस हॉल फाइनली उसे समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या है। दिन के समय वो कभी भी बाहर नहीं निकलता, वो हमेशा निकलता शाम के समय, अंधेरे के समय, चेहरे को ढके हुए, लंबा सा कोट पहने हुए, आंखों पे गॉगल्स लगाए हुए, अंधेरे में भी। और वो ऐसे रास्तों पर चलता है जो छायादार पेड़ होते, ओवर शैडो ट्रीज होते। कभी कभार कुछ लेबर आ रहे होते तो वो हल्का हल्का सा उसे देख पाते दूर से। टेडी हेनफ्रे जो था एक बार तो उसकी खोपड़ी को देख कर डर गया था एक दिन। कोई भी उसे पसंद नहीं करता था, वो एक फ्रिक्वेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन चुका था, अपने अजीबपन की वजह से, अपनी स्ट्रेंजनेस की वजह से। मिसेस हॉल जो थी वो एक एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेटर थी। मतलब मिसेस हॉल ने उसे लोगों को बताया कि वो एक एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेटर है, जैसा कि उसे स्ट्रेंजर ने मिसेस हॉल को बताया था। उसने लोगों को ये भी बताया मिसेस हॉल ने कि उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उसका चेहरा, उसके हाथ खत्म, मतलब उसके खराब हो गए थे, और वो काफ़ी सेंसिटिव था, इसलिए वो लोगों का इंट्रैक्शन पसंद नहीं करता था। जैसे कि मिसेस हॉल ने उसे स्कॉट करने की कोशिश की, संभालने की, बचाने की कोशिश की लोगों के सस्पिशन से। कुछ लोगों के लिए स्ट्रेंजर एक क्रिमिनल था जो अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि मिस्टर टेडी हंसन ने बात उड़ी थी। मिस्टर गॉल्ड के बारे में छोटा सा डिस्कशन ये है कि उन्होंने ये बात की फैलाई कि स्ट्रेंजर जो है वो एक टेररिस्ट है, एक अनार्टिस्ट है, जो कि एक्सप्लोजिव्स वगैरह जो है प्रिपेयर करने में लगा हुआ है, मतलब कुछ बम वगैरह बनाने में लगा हुआ है, ऐसा मिस्टर गॉल्ड का कहना था। GOULD, मिस्टर गॉल्ड। खैर इस तरह की सब तरह की बातें तो फैली रही थी उस गाँव में, इपिंग में। और कईयों के लिए तो कोई हार्मलेस पागल आदमी था, मैडमैन, जो कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बस थोड़ा सा की था, और औरतों के लिए एक सुपर नेचुरल था। फिर भी लोग जनरली उसे डिसलाइक करते थे, पसंद नहीं करते थे। बहुत सारे लोगों ने तो उसके हाव भाव, उसके इशारे, उसके कपड़े, इन सबको कॉपी करना शुरू कर दिया था। बच्चे उसे बॉगी बन के बुलाते थे। वो कभी भी घर से बाहर नहीं निकलता था, और कभी भी चर्च नहीं जाया करता था संडे के टाइम पर। वहाँ पर एक जनरल प्रैक्टिशनर भी था, कस प्रैक्टिशनर मतलब एक तरीके से आप प्रीस्ट वगैरह कह सकते हैं उसे, कि प्रीस्ट का एक साथी जो वैसे चर्च का ही एक सदस्य होता है। तो कस जो था वो काफ़ी एक्साइटेड था उसके हाव भाव को लेकर, उसकी बैंडेजेस को लेकर, और इतनी सारी बॉटल्स की मंगवाई इस बात को लेकर भी वो काफ़ी एक्साइटेड था जानने के लिए कितनी हज़ार से बॉटल मंगाने का क्या मतलब हो सकता है। और इसलिए वो बातचीत करने के लालच से वहाँ तक पहुँच गया, और उसने ये दिखावा करा कि वो डोनेशन के लिए आया है, नर्स फंडों, मतलब नर्स फंड के लिए आया वहाँ पर। और इस तरीके से उसने स्ट्रेंजर से मुलाकात की। उसने बातचीत में ही कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछ डाले जिसकी वजह से स्ट्रेंजर को गुस्सा आ गया, और उसने उसे कट्टे मारकर उसे बाहर निकाल दिया, 2-3 चांटे भी मार दिए, क्योंकि चांटे भी इस तरीके से अंधेरे में लगे कि कस जो था वो डर गया था, क्योंकि उसे ऐसा लगा था जैसे हवा में स्लीव जो है, बाजू जो है वो हवा में नजर आ रही है, पर उसमें हाथ नहीं है। और अचानक ही उसने उसकी नाक पकड़ ली बड़ी जोर से, तो कस जो था वो वहाँ से डर के मारे भागा, काफ़ी इंसल्टेड होकर। मिसेस हॉल जो थी उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऊपर क्या है, क्योंकि थोड़ी बहुत बातचीत तो आवाज़ सुनाई दे रही थी, हंसने की, चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, और फिर भागने की आवाज़ सुनाई दी। कस जो था वो सीधे भागकर बंटी के पास गया। बंटिंग, BUNTING, बंटिंग। बंटिंग जो था वो वहाँ पर बेकार था, मतलब एक प्रीस्ट था, क्लर्गी मैन भी कह सकते हैं आप उसे। तो कस ने, CUWS कस ने बंटिंग को सारी बात बताई,
और उसने इस तरीके से बताया कि कैसे कपड़े वगैरह जो थे वैसा लग रहा था जैसे हवा में लहरा रहे हैं, और उसने अचानक उसे पीट डाला। उसकी कहानी को सुनकर बंटिंग को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, और बल्कि वो हंस रहा था इस बात पे। बंटिंग को लगा कि शायद ये अपने आप ही झूठ बोल रहा है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हवा में कपड़े उड़े और मार दें। तो उसकी फाइनली उसकी कहानी का उसने बिल्कुल भी। चैप्टर 5। अचानक दरवाजा खुला बंद हो गया। मिसेस बंटिंग जो थी उठकर बैठ गई। पहले तो उन्होंने अपने हस्बैंड को नहीं उठाया और उन्होंने कदमों की आहट करने की कोशिश करी कि है कौन। फिर उसने ये समझ गई कि कोई तो है। उसे लगा कि चोर ना आ गया हो। उसने अपने हस्बैंड को उठाया तो उन्होंने दोनों चुपचाप धीरे धीरे डाउनस्टेयर्स की तरफ गए। सीढ़ियों के नीचे उन्हें अचानक बड़ी जोर से छींकने की आवाज किसी की सुनाई दी। मिस्टर बंटिंग ने एक पॉकर ले लिया था, एक छड़ी ले ली थी अपने हाथ में हथियार के रूप में, और वो चुपचाप धीरे धीरे दबे कदमों से वहां नीचे पहुंचे। और अचानक वहां पर उन्होंने देखा कि ड्रॉर खुल गया। पेपर इधर उधर बिखरने की आवाज सुनाई थी। एक मैच स्टिक जो थी वो जली और वहां पर पूरा कमरा जो था वो रोशनी में नहा गया। बंटिंग ने देखा कि ड्रॉर खुला अपने आप, कैंडल जल गई वहां पर कोई था नहीं वहां पर। उस पक्का पता चल गया था कि कोई ना कोई वहां पर घुसा है जरूर। पैसों की खनखनाने की आवाज में मिस्टर बंटिंग जो थे वो श्योर थे कि उन्होंने शायद चोर को ढूंढ लिया था, लेकिन कोई नजर ही नहीं आ रहा था। उन्होंने देखा कि दरवाजा जो था वो भी अपना खुला और बंद हो गया। कोई तो था कमरे में, लेकिन बस कोई नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने हर एक कोना ढूंढ लिया पर उन्हें कोई नहीं मिला, और पैसा गायब हो चुका था। हाँ, उन्हें जोर जोर से छीनने की आवाज़ें जरूर सुनाई दी थी, और किचन का दरवाजा भी बड़ी जोर से बंद कर दिया गया था। मिस्टर बंटिंग जो थे वो पीछे के दरवाजे की तरफ गए, क्योंकि बड़े जोर से धड़ाम से बंद आवाज होने की आवाज आई थी। चोर ने अपना काम कर दिया था और चुपचाप निकल गया था। कमरा बिल्कुल खाली था, और बैक डोर जो था वो फिर दोबारा से बंद कर दिया गया था। मिस्टर और मिसेस हॉल जो थे, सॉरी मिस्टर और मिसेस बंटिंग जो थे, वो बड़े हड़बड़ाए से बड़े हक्के बक्के से वहाँ पर खड़े रह गए। कोई भी नहीं था वहाँ पर। वो काफ़ी हैरान थे और दुखी भी अपने उस लॉस पर, लेकिन वो क्या कर सकते थे जबकि उन्हें कोई वहाँ पर नजर नहीं आ रहा था। चैप्टर 6। मिस्टर और मिसेस हॉल जो थे वो उन्होंने सेलर में CELLAR, सेलर का मतलब होता है बेसमेंट। तो मिस्टर और मिसेस हॉल जो थे वो सेलर में वहीं पर अपना एंजॉयमेंट वगैरह कर रहे थे, क्योंकि वो विट मंडे था। मैंने आपको बताया था विट मंडे जैसे संडे है तो हर हफ्ते ही आता है, ऐसे वहाँ पर मंडे है तो उसे विट मंडे कहते हैं, WHIT विट। तो वहाँ पर मिस्टर और मिसेस हॉल जो थे वो अपना एंजॉय कर रहे थे। और मिस्टर हॉल जो थे उन्हें शराब लेने के लिए, बियर लेने के लिए नीचे जाना पड़ा, और बॉटल उसमें लिखा हुआ है कि सरसपेरेला, एक फ्लेवर्ड ड्रिंक होता है, एक स्वीट सा, उसको लेने के लिए नीचे की तरफ गए वो। उन्होंने जब देखा कि स्ट्रेंजर का दरवाजा हल्का सा खुला है और उन्होंने दरवाजा खटखटाया पर कोई किसी की आवाज़ नहीं आई, तो उन्होंने मिसेस हॉल को भी बुला लिया। और तो उन्होंने अंदर जाकर देखा कि कपड़े बिखरे हुए थे, बैंडेजेस भी वहीं पर पड़ी हुई थी। मिसेस हॉल ने भी सिचुएशन को ढंग से देखा। फिर वो और अंदर की तरफ गए। अचानक उन्हें आवाज़ सुनाई दी कि सामने का दरवाजा खुला और बंद हो गया, और शायद किसी की छींकने की आवाज़ भी नीचे की तरफ से आई थी। मिस्टर मिसेस हॉल को लगा कि शायद मिस्टर हॉल ने चीखा है, या फिर मिसेस हॉल को लगा मिस्टर हॉल ने चीखा, या मिस्टर हॉल को लगा मिसेस हॉल ने चीखा है। दोनों ही कंफ्यूज रहे। और कुछ चीखों के बाद उन्होंने देखा कि कमरे के कपड़े जो कमरे के अंदर कपड़े पड़े हुए थे वो एकदम से गट्ठर सा बना और सीधे आकर उनके मुंह के ऊपर पड़ा। फर्नीचर ऐसा लगा था जैसे उसमें आत्मा घुस गई हो, क्योंकि पूरा फर्नीचर जो था ऐसा लगा था जैसे नाच रहा है, कूद रहा है, हवा में चल रहा है। इन सारी चीज़ों को देखकर मिसेस हॉल बेचारी बहुत डर गई। उन्हें लगा कि उस स्ट्रेंजर ने भूत प्रेतों को फर्नीचर में डाल दिया। कुछ विलेजर जो थे वो भी वहाँ पर पहुंचे। सैंडी वार्गर था जो कि ब्लैकस्मिथ था। सैंडी SANDY वार्गर, WABGERS वार्गर्स, वो एक ब्लैकस्मिथ था, लोहार था। और मिस्टर हक्स्टर, HUXTER हक्स्टर, वही जनरल शॉप ओनर था। और वो सबके सब बड़े हड़बड़ाए हुए थे इन सारी चीज़ों को देखकर और सुनकर। और वो स्ट्रेंजर जो था वो वहाँ से गायब था। मिस्टर वेडगर के हिसाब से वो एक विचक्राफ्ट था, एक जादू टोना था। बातचीत तो चलती रही, लेकिन फाइनली कोई डिसीजन नहीं निकला। अचानक ही दरवाजा जो था अपस्टेयर्स का वो खुला, और उन्होंने देखा कि वही स्ट्रेंजर जो था वो अंदर की तरफ आ रहा है। धड़ाम से उसने दरवाजा बंद कर दिया। मिस्टर हॉल ने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया और बोले, एक्सक्यूज मी। स्ट्रेंजर बड़ी दूर से वहीं से चिल्ला के, भाग जाओ यहाँ से, दरवाजा बंद कर दो। किसी के अंदर इतनी हिम्मत ना हुई दोबारा कुछ पूछने की, लेकिन सबके सब बहुत हड़बड़ाए हुए थे। और मिसेस हॉल जो थी वो काफ़ी उदास थी, काफ़ी परेशान थी, क्योंकि वो कुर्सी भी उनको मारने के लिए खड़ी हो गई थी, जिसके ऊपर उसकी माँ जब जिंदा थी वो झूला करती थी। वो उसकी माँ की मतलब उसके लिए उसकी वो एक फेवरेट कुर्सी थी। तो मिसेस हॉल भी काफ़ी दुखी थी, लेकिन फाइनली उन्होंने डिसाइड कर दिया था कि उसे बाहर निकालना है, बस रखना नहीं है होटल में। चैप्टर 7। स्ट्रेंजर जो था वो बन नहीं रहा, वो जब घंटी बजाता खाने के लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला उसे। मिसेस हॉल ने फाइनली मूड बना लिया था उसे को ट्राई करने का। विलेजर्स उसे वैसे पसंद नहीं करते थे, और चोरी की खबर जो थी वो सब तक फैल गई थी। स्ट्रेंजर जो था वो भूखा रहा और बड़े गुस्से में खैर अपने काम में लगा रहा। काफ़ी बोतलें भी टूटने की आवाज़ें आई, और पूरे कमरे के अंदर क्लोरीन की महक सी फैल रही थी। वो बाहर निकला और मिस्टर हॉल को उसने आवाज़ें लगाई। तभी मिसेस हॉल जो थी वो बिल लेकर आई, तो उसने गुस्से में फ़ोन की डिमांड की। मिसेस हॉल ने कहा, पहले पैसे दो, क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए थे। उसने उसे बताया था कि मैंने तुम्हें बोला नहीं था कि मुझे जल्दी पैसे मिल जाएंगे। खैर मुझे पैसे मिल गए, लेकिन तभी मिसेस हॉल ने ये स्टेटमेंट दिया कि वही कल्प्रिट था जिसने पैसे चुरा लिए थे मिस्टर बंटिंग के वहाँ से। इस बात पर उसे बहुत तेज गुस्सा आ गया। स्ट्रेंजर जो था वो गुस्से में बोलने लगा, चिल्लाने लगा। उसने ये भी कहा कि वो सबक सिखाएगा। उसने एकदम से झटके से अपने नाक पर हाथ डाला, उसके हाथ में हाथ की तरफ बढ़ाया। मिसेस हॉल को लगा शायद वो पैसे दे रहा, लेकिन वो डर के मारे चिल्ला पड़ी, क्योंकि वो उसकी नाक थी। स्ट्रेंजर जो था उसने जल्दी ही अपनी पट्टियाँ वगैरह चश्मे वगैरह सब उतार के फेंक दिए। अब वो बिना सर के घूम रहा था। उसके विस्कर बैंडेजेस वगैरह सब कुछ उतार के, विस्कर का मतलब मूछे होता है, तो जो मूछे उसने लगा रखी थी, हैड लगा रखा था, बैंडेजेस सर पे रखा था, गॉगल्स लगा रखे थे, सब कुछ उतार के फेंक दिया उसने। लोग डर के मारे यहाँ से वहाँ भागने लगे, और जो लोग वहाँ पर आ गए थे उनके चिल्लाने को सुनकर हेडलेस स्ट्रेंजर वहाँ पर घूम रहा था। फाइनली कांस्टेबल जाफर जो था, JAFFERS, जाफर्स, वो वहाँ पर पहुंचा। तो उसने देखा हेडलेस फिगर को वहाँ पर ब्रेड खा रहा है, चीज़ खा रहा है।
कॉन्स्टेबल वहाँ पर पहुंचा उसे अरेस्ट करने के लिए, तो स्ट्रेंजर ने उसे कहा कि दूर रहे उसे। और उसने जब डेफर नहीं माना तो उसके मुंह पे चांटा भी लगा दिया। डेफर जो था उसने उस हैंडलेस रिस्ट को, जो नजर नहीं आ रही थी, उसको पकड़ लिया और इनविजिबल थ्रोट भी पकड़ लिया था, गला भी पकड़ लिया था। स्ट्रेंजर ने उसे काफ़ी लातें मारी, लेकिन जेफर ने उसे नहीं छोड़ा। उसने मिस्टर हॉल को कहा कि वो आकर स्ट्रेंजर के पैर पकड़ ले और दबोच ले उसे। मिस्टर हॉल ने ऐसे कोशिश भी की, लेकिन उसको काफ़ी लातें खानी पड़ी। स्ट्रेंजर ने फाइनली हार मान ली थी, जैसे कि लोग सबके सब चिपट गए थे उसे। उसने कहा कि वो ठीक है, वो अरेस्ट करने को तैयार है, लेकिन उसे अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, उसकी इनविजिबिलिटी की वजह से। तो कांस्टेबल ने कहा कि नहीं, तुम्हारी इनविजिबिलिटी की वजह से नहीं, बल्कि चोरी करने की वजह से। मिस्टर और मिसेस बंटिंग यहाँ पर तुमने चोरी की है। तो स्ट्रेंजर ने कहा कि ठीक है, उसे हथकड़ी ना पहनाई जाए, वो खुद को अरेस्ट कराने के लिए तैयार है। और जल्दी ही लोग जब पीछे हट गए तो वो सरेंडर करने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन अचानक ही उसने सारे कपड़े निकाल के फेंक दिया और वो टोटली इनविजिबल हो गया। अब लोगों को लात घूम से पड़ रहे थे, पर वो नजर नहीं आ रहा था। जेफर जो था वो भी धाम से जमीन पर गिर पड़ा। पता नहीं वो मर गया था या जिंदा था, लेकिन सबके सब लोग जो थे अफरा तफरी में यहाँ से वहाँ भाग रहे थे। और इनविजिबल मैन जो था वो फिर दोबारा से आजाद था। इनविजिबल मैन चैप्टर 1। गिबॉन्स, GIBBONS, एक नॉन प्रोफेशनल एक्सपर्ट था नेचुरल हिस्ट्री में। अच्छा जी, वो अपने कमरे के अंदर था, और जहाँ पर वो रहा करता था वहाँ पर दूर दूर तक कोई ह्यूमन बींग नहीं रहता था। वो सो रहा था। अचानक ही उसे किसी के छींकने की, खांसने की आवाज़ सुनाई थी, और ऐसा लग रहा था कोई गुस्से में कुछ कसमें खा रहा है, कुछ गुस्से में बड़बड़ा रहा है। उसने देखा, पर आसपास उसे कोई नजर नहीं आया। आवाज़ें लगातार आती रहीं, किसी के कसमें खाने की, कुछ शब्दों की। कुछ जोर जोर से शायद कुछ बोल रहा था, लेकिन शब्दों से पता चल रहा था कि कोई सिविलाइज्ड मैन है, कोई पढ़ा लिखा इंसान है। धीरे धीरे आवाज़ जो थी वो कम होती चली जा रही थी, और तभी बड़ी जोर से फिर दोबारा से छींकने की आवाज़ सुनाई दी। गिवन को समझ में नहीं आता था कि आखिर हो क्या रहा है, और गिबन्स को टिपिंग में इनविजिबल मैन के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। वो इस अजीब सी घटनाओं से परेशान हो गया। वो उठा और वो इपिंग की तरफ भागने लगा, क्योंकि वो इपिंग जाना चाह रहा था उस परेशानी से बचने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था। चैप्टर 9। इसमें एक अजीब सा करेक्टर है जिसका नाम मार्वल है। वो एक ट्रैम्प है, मतलब आवारा है, होमलेस है, जॉबलेस है। यहाँ से वहाँ वॉन्डरिंग करने के अलावा और कोई काम नहीं है, भटकने के अलावा। उसने कोई शैबी सा अगली सा हैट पहना हुआ है, और हम देखते हैं कि वहीं पर वो रोड साइड के पास एक डिच में, DITCH, डिच मतलब होता है खड्डा, खड्डे में पैर लटका के बैठा हुआ है। और एक पहाड़ी रास्ता है जो एड्रेडन की तरफ जा रहा है, ADDERDEAN। वो जूतों के बारे में सोचकर खो जाता है। जो 4 जूते उसने घास पर लगा रखे हैं एक लाइन से, उनके वंडरफुल अरेंजमेंट को देख देख के वो खुश हो रहा है और सोच रहा है। तभी एक आवाज़ जो है उसे आसपास सुनाई देती है, पर उसे आसपास कोई नजर नहीं आ रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि शायद उसने पी रखी है, शायद उस वजह से ऐसा उसे इल्यूजन ऐसे भ्रम हो रहे हैं। आवाज़ जो है वो आ तो रही थी, पर उसे नजर नहीं आ रहा था। आवाज़ जो थी वो रिपीट होती चली गई, और उसके बाद उसे पक्का पता चल गया कोई आसपास ही है। तभी कुछ पत्थर के टुकड़े जो थे वे उड़ते हुए उसकी तरफ आए, तो उसकी सोच बिल्कुल बदल गई। मालूम को आवाज़ें तो सुनाई दे रही थी, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसे लगा कि शायद वो पागल हो गया, ये शराब पी रखी, इस वजह से दिमाग खराब हो गया। लेकिन जब पत्थर उड़ते हुए नजर आए तो समझ गया कि कोई है जरूर यहाँ पर। इनविजिबल मैन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मदद की, और तभी उसके आसपास इनविजिबल मैन पहुंचा और उसे बड़े तरीके से धमकाया उसे, और वो भी उसकी पकड़ में आ गया, अपने डिमांड्स की वजह से, रिक्वायरमेंट्स की वजह से और बेनिफिट्स की वजह से। इनविजिबल मैन ने उसे समझाया कि अगर वो उसकी मदद करेगा तो वो उसे कपड़े, शेल्टर और बाकी सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा। इनविजिबल मैन ने सही आदमी पकड़ा था अपनी मदद करने के लिए, क्योंकि एक तो वो आउटकास्ट था, और वैसे भी उसके पास बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं थी ज़िंदगी की। तो लालच पाने के चक्कर में वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। इनविजिबल मैन ने मार्वल को ये भी धमकाया कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी और उसके हिसाब से काम नहीं करा, तो फिर वो उसे जान से मार देगा। मार्वल के पास कोई ऑप्शन नहीं था अपने इस इनविजिबल बॉस की बात ना मानने के अलावा। उसकी भी टीबल कंडीशन और थ्रेट्स ने काम कर दिया था, और उसकी सारी कमांड्स को वो ओबे करने के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि वो इसी बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था कि कहीं वो उसे मार ना दे। तो उसकी जो पावर्टी जो थी, उसकी हेल्पलेसनेस जो थी, उसने उसे मजबूर कर दिया था उसकी बात मानने के लिए। ये था चैप्टर 9। चैप्टर 10। स्केप्टिसिज्म पूरे इपिंग में फैल गया था। स्केप्टिसिज्म की स्पेलिंग है SCEPTICISM। मतलब एक डर जो था, एक शक जो था, एक सस्पिशन जो था, वो पूरे गांव में फैल रहा था इनविजिबल मैन को लेकर। लेकिन जल्द जैसे कि पब्लिक मेमोरी शॉर्ट होती है, लोग उसको भूलने लगे थे, अपने फिट मंडे की सेलिब्रेशन में खो गए थे। वो एंजॉय करना चाह रहे थे, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं इनविजिबल मैन का डर तो था ही। 4 बजे के करीब एक स्ट्रेंजर जो था वो गांव में घुसा, वो अजीब सा दिख रहा था। वो कोचिन हॉर्सेस में पहुंचा, उस सराय में। इनका मतलब है, मतलब सराय, INN। अच्छा जी, तो वो वहाँ पर घुसा और बाहर में चला गया, और उसके बाद उसने कमरे में घुसने की कोशिश करी, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो शराब पी कर आया है, जैसे कि अपने होठों को बार बार वो हिला रहा था। ऐसा लग रहा था उसके होठ जो है वो गीले हैं, कुछ पी कर आया है। और वो इस तरीके से चल रहा था, जा रहा था जैसे कि कोई नोटिस ना करे। उसने एक पाइप निकाला और उसको स्मोक करना शुरू कर दिया, और फिर वो यार्ड में जाके वहाँ से गायब हो गया। उसके बाद फिर दोबारा से नजर आया, उसका हैड जो था वो स्ट्रेट नहीं था, उसके हाथ में एक बड़ा सा बंडल था, और एक ब्लू टेबल क्लॉथ था एक हाथ में, जिसे और दूसरे हाथ में 3 किताबें थी बंदी हुई। हक्स्टर, जो शॉप ओनर जो था, HUXTER, हक्स्टर, उसने देखा और उसे लगा कि शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हक्स्टर ने स्ट्रेंजर का पीछा करा। वो एक्चुअली स्ट्रेंजर और कोई नहीं, मार्वल था, क्योंकि इनविजिबल मैन ने उसे भेजा था अपना सामान वापस लाने के लिए वहाँ से, जो इंपॉर्टेंट था कोचिंग हॉर्सेस से।
तो हक्सर को लगा कि शायद वो चोर है और सामान चुरा के भाग रहा है। उसने उसको पीछा करने की कोशिश कर ली, लेकिन रास्ते में ही किसी ने उसे गिरा दिया और मारा पीटा और उसे ज़मीन पे गिरा दिया। ये उसके बारे में बताया गया हक्सर के बारे में, कि हक्सर ने किस तरीके से चोर चोर के लाके उसके पीछे भागना शुरू करा, लेकिन रास्ते में इनविजिबल मैन ने उसे मारकर नीचे गिरा दिया था। कैप्टन इंस्पेक्टर और मिस्टर बंटिंग जो थे, प्लस पी यू डबल एस का बंटिंग, बी यू एन टी आई जी, बंटिंग। तो कसर बंटिंग जो थे वो मिस्टर हॉल की परमिशन से वो इनविजिबल मैन की सारी बिलोंगिंग्स, जो भी उसका सामान था, उसको बहुत ध्यान से एग्जामिन करने में लगे हुए थे। उसके कुछ पेपर्स पड़े हुए थे, डायरियाँ भी पड़ी हुई थी, उसके कपड़े बिखरे हुए थे, कमरा जो था वो साफ करने में लग गए थे कसर बंटिंग। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि डायरी में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ना तो कोई पिक्चर थी ना कोई डायग्राम था, और जो भी कुछ लिखा हुआ था वो शायद ग्रीक भाषा में लिखा हुआ था। तो उनको कोई कंक्लूजन नहीं मिल पा रहा था कि आखिर लिखा क्या है, चक्कर क्या है ये। अभी दरवाजा जो था वो खुला और अंदर से कोई बाहर का अंदर घुसा, वो मिस्टर मार्वल था। लेकिन कसर बंटिंग ने उसे इग्नोर कर दिया और वो अपने काम में लग रहा है। अचानक मिस्टर बंटिंग को महसूस हुआ कि किसी ने पीछे से की तरफ से, गर्दन की तरफ से उसे पकड़ लिया। चोर भी था जिसको अपराध करने में ज़रा सी भी हिचक नहीं थी। किसी ने उसे देखा नहीं था, लेकिन हर कोई कोशिश कर रहा था उस अपराध से रोकने की। मार्वल जो था इन डिटेल्स को सुनकर उसके मन में इच्छा जागी कि वो भी इनविजिबल मैन को के बारे में कुछ बोले। लेकिन जैसे ही वो बोलने की उसने कोशिश की, तभी उसे ग्रिफिन ने पकड़ लिया, उस इनविजिबल मैन ने। उसका चेहरा साफ तौर पे दिखा रहा था कि वो किसी फिजिकल सफरिंग से गुजर रहा है। लेकिन सेलर जो था वो बड़ा क्यूरियस होकर उसके चेहरे की तरफ दिख रहा था कि उसे हुआ क्या है, क्योंकि वो इनविजिबल मैन को देख नहीं पा रहा था। तो उसने इशारा करके बताया मार्वल ने कि उसे दांत में दर्द है, उसे टूथ एक है, TOOTHACHE, टूथ एक। और उसने फिर दोबारा बताया कि इनविजिबल मैन जो है वो सिर्फ एक होक्स है, HOAX होक्स, वो एक धोखा है और किसी भी तरीके से न्यूज़ में कोई सच्चाई नहीं है। मार्वल जो था वो बड़े अजीब तरीके से वहां से उठा और चल पड़ा। और जिस तरीके से वो जा रहा था, सिन्हा जो था वो काफी गुस्से में भी था और अपसेट भी था उसके एक अजीब से बिहेवियर पर। उसे लग रहा था शायद वो कोई खेल खेल रहा है उसके साथ, क्योंकि जिस तरीके से वो लड़खड़ाता हुआ चल रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई धक्के मारता हुआ ले जा रहा है उसे। और बाद में उसने काफी सारी चोरी डकैती की कहानियां भी सुनी थी कि लोगों ने ऐसा देखा कि पैसा किसी ने हवा में उछाल दिया था। दिन बस गुजरते चले जा रहे थे, लेकिन सीरियल को इस बात का एहसास हो गया था कि कहीं ना कहीं वो सच्चाई के नजदीक ही है, इनविजिबल मैन के आसपास ही है कहीं, और जल्द ही उसकी सच्चाई को वो पकड़ लेगा। सेलर जो था उसे लग रहा था कि शायद वो मिस्टर मार्वल जो है उसे बार बार बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा था, और इस बात पर वो उससे गुस्सा हो गया था। ये था चैप्टर 14। चैप्टर 15, इनविजिबल मैन। अर्ली इवनिंग का टाइम था। डॉक्टर कैंप जो थे वो अपनी स्टडी में थे, वहीं पहाड़ी के ऊपर बर्डॉग में। वो एक साइंटिस्ट थे, वो किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें ये उम्मीद थी कि वो फेलोशिप रॉयल सोसाइटी की जो है वो उन्हें मिल जाएगी। उनकी आंखें जो थी वो सनसेट पर लगी हुई थी और उसकी तारीफ कर रहे थे। तभी उन्हें कोई एक लिटिल फिगर ऑफ मैन जो है, छोटा सी एक आकृति एक इंसान की जो है वो नजर आई। कोई काले कपड़े पहने हुए, हाई हैट पहने हुए, तेजी से भाग सकता था, वो जितनी तेजी से भाग सकता था उतनी तेजी से भाग रहा था, ऐसा आदमी नजर आया उन्हें। और वो ऐसे भाग रहा था जैसे कि जेब में कुछ उसने भारी लोड सा कुछ जेब में छुपा रखा हो या कुछ रख रखा हो। उन्हें याद आया कि उन्होंने सुबह भी एक आदमी को देखा था जो कि पागलों की तरह भाग रहा था, जैसे कि उसका कोई इनविजिबल मैन जो है वो पीछा कर रहा हो। तो जो अभी आदमी भाग रहा था वो भी उनके लिए एक बेवकूफ़ी तरह था, क्योंकि उसने इंपॉर्टेंट रोल अदा करा था बिल्ली को गायब करने में, लेकिन उसकी आंखें और पंजे रह गए थे, तो उससे एक बहुत गलत इंप्रेशन पड़ता। शायद वो पहली रात थी जिसमें उसे थोड़ा सा रेस्ट मिला था और पीस ऑफ माइंड भी, लेकिन टाइमली वोट नहीं पाया। जो कोशिश ही कर रहा था कि किसी भी तरीके से ऐसी कोई कमी ना छूटे जिसकी वजह से वो बचकर भाग जाए। कैम के लिए ग्रिफिन जो था वो एक क्रूअल था, इसलिए वो हर कोशिश कर रहा था, हर एक झाड़ी, हर एक कॉर्नर, जहां पर भी ग्रिफिन छुप सकता था, रेस्ट कर सकता था, उसने हर वो कोशिश करी जहां पर वो छुप ना पाए। हर कोई अच्छी उम्मीद कर रहा था कि इनविजिबल मैन जो है वो कानून के शिकंजे में आज नहीं तो कल आ ही जाएगा, और पूरे वातावरण में एक पॉजिटिव थिंकिंग जो थी वो फैल गई थी। 26 चैप्टर। इनविजिबल मैन जो था वो तेजी से कैंप के घर से बाहर निकला और गायब हो गया। कोई भी ट्रेस उसका नहीं मिला। वो गुस्से की आग में जल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत जबरदस्त किसी दोस्त ने धोखा दिया था, और एक छोटा बच्चा जो था वो उसके गुस्से का शिकार भी हो गया था, क्योंकि उसने रास्ते में से उठाकर साइड में फेंक दिया, जिसकी वजह से उसका एंकल जो था, उसका घुटना जो था, ANKLE एंकल, वो टूट गया था उसका। वो सीधे पहाड़ी की तरफ गया और पोर्ट बर्डॉग के पीछे चला गया था। वो बहुत बुरी तरीके से थका हुआ था वो, और उसने सोचा कि शेल्टर ले लूंगा वहीं कहीं झाड़ियों में। कौन सी झाड़ियाँ थी वो? हिंटन डीन। हिंटन डीन की स्पेलिंग है HINTON, हिंटन डीन, DEAN, पूरा एक वर्ड है ये। तो उसने वहाँ पर अपनी जितनी भी स्कीम्स वगैरह उसकी जो बिखर गई थी वो सारा प्लान फिर दोबारा से उसने करना शुरू करा। डॉक्टर कैंप की धोखेबाजी ने उसको बिल्कुल गुस्से से पागल कर दिया था। वो किसी भी हालत में उससे बदला लेना चाहता था। उसको लग रहा था कि कैंप के कॉपरेशन से वो दुनिया में आतंक फैला पाएगा। लोग हर तरफ फैल गए थे उसे ढूंढने के लिए, बंदूकें लेकर और कुत्ते लेकर। पुलिस वाले जो थे वो भी उसे ढूंढ रहे थे, बहुत ज़्यादा विजिलेंट होकर, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर। और उन्होंने हर बात फैला दी थी कि इनविजिबल मैन को किसी भी तरीके से खाने और सोने से रोकना है। जो भी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं सारे के सारे लोग, वो दरवाजे बंद करके लॉक कर, मतलब दरवाजे बंद करके ट्रैवल करें। और 20 माइल तक, दूर दूर तक आदमी जो है बंदूक लेके घूमेंगे सारे एक रोड, हर एक फील्ड में। पैनिक जो था वो अभी भी था वहाँ पर। लोगों की डेली लाइफ जो थी वो हड़बड़ा गई थी बहुत बुरे तरीके से। लगातार वॉचफुलनेस चल रही थी। इसी बीच में मिस्टर विक स्टीड जो था, उसके मर्डर की खबर आई। विक स्टेड, WICKSTEED, विक स्टेड, विक स्टेड। ये खबर पूरे एपिंग में आग की तरह फैल गई।
कहानी ये थी कि इनविजिबल मैन ने आयरन रॉड से मिस्टर विक स्टेट को मार दिया था, लेकिन उनके एनकाउंटर की आपस में कोई खबर जो थी वो वहां पर अवेलेबल नहीं थी। मर्डर जो था वो वहीं पर ही पास के ग्रेवल पिट में हुआ था, खड्डे में। ऐसा लग रहा था बड़ा जबरदस्त स्ट्रगल करा था विक स्ट्रीट ने। हर किसी को लग रहा था कि इनविजिबल मैन जो है वो शायद पागल हो गया उस समय। इनविजिबल मैन ने एक कसाई की तरह उसे मार दिया था। उसने मिस्टर विक स्ट्रीट का हाथ तोड़ दिया था और उसका सर इतने बुरे तरीके से तोड़ा था जैसे कि वो सर नहीं बल्कि जेली हो। एक स्कूल जाती हुई लड़की ने ये सब कुछ देखा था। उसे देखा था कि एक आदमी जो है वो मर्डर्ड मैन जो है वो बेचारा लड़खड़ाता हुआ ग्रेवल पिट में चला गया था और कोई पीछे उसका कर रहा था। इट मीन्स वो बचने की कोशिश कर रहा था विक स्ट्रीट, लेकिन इनविजिबल मैन जो था वो उसे जान से मारना चाहता था। और बाद में विक स्ट्रीट की डेड बॉडी जो थी वो पाई गई और ब्लड स्टेन खून खून में सनी हुई वो आयरन रॉड जो थी वो भी पाई गई। विक स्ट्रीट के मर्डर के बाद बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने रोने हंसने चिल्लाने और दहाड़ने मतलब ग्रोनिंग करने की कहानी की सफरिंग वॉइस ये सब सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे इनविजिबल मैन जो है उन्हें सारी प्रिपरेशन का उसका सबका पता था कि सबके सब उसे गिरफ्तार करने के चक्कर में। लेकिन इनविजिबल मैन किसी के हाथ नहीं आया। सारी विजिलेंस के बावजूद भी, सारे जितने भी लोग विजिल थे, जितने भी चौकन्ने थे, इन सभी चीज़ों के बावजूद उसे खाना भी मिला और उसे आराम भी। लेकिन चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर लोगों को यह अंदाजा लग गया कि वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो रखा है। खाना और आराम करने के बाद वो फिर दोबारा से पावरफुल, एक्टिव, गुस्सैल और अपना आखिरी बदला लेने के लिए दुनिया से वो तैयार था। चैप्टर 27। लेटर में ग्रिफिन ने कैंप को बताया कि पोर्ट बर्डॉक जो है वो उसके अंडर में आएगा और उसने ये भी कहा कि जब बता दियो वही कर्नल ऑफ पुलिस को कि वो मेरे अंडर में रहेगा, डर के अंडर में, और मैं बनूंगा उसका मालिक। लेटर को पेंसिल से लिखा गया था, एक ग्रीसी सी शीट ऑफ पेपर पे, जो कैंप को मिला था। और उसने कैंप को वार्न भी करा था कि ये तो गेम की सिर्फ शुरुआत है और सबसे पहला कत्ल वो उसी का करेगा, डॉक्टर कैंप का। और मौत जो है वो रास्ते में ही है बस, और वो जल्दी ही कैंप पर टूटने वाली है, ऐसा उस लेटर में लिखा था। कैंप जानता था कि वो लेटर जो है वो झूठ नहीं था। कैंप ने अपने हाउसकीपर को ये कहा कि सारे दरवाजे खिड़कियां सब कुछ बंद कर दे। उसके बाद उसे पक्का पता था कि वो कहीं ना कहीं से फिर भी वो आ ही जाएगा। कर्नल लीड अंदर आया, उसने कैंप को बताया कि वो नोट जो उसे लिखा गया था वो ग्रिफिन ने रास्ते में पकड़ लिया था, मीड के हाथ से छीन लिया था। इसका मतलब ग्रिफिन जानता था कि उसके आसपास का जाल जो है उसे गिरफ्तार करने का, वो सारी सारी प्लानिंग, सारी चालें सब कुछ समझ चुका था। तभी ऊपर के ग्लास टूटने की आवाज़ सुनाई दी और दो तीन ग्लास टूटने की आवाज़ें सुनाई दी। ग्रिफिन पूरी कोशिश कर रहा था घर के अंदर घुसने की, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा क्योंकि घर जो था वो पूरे तरीके से सीज्ड था। कर्नल एड ने कैंप का रिवॉल्वर लिया और बाहर निकल गया। उसे लगा था आसपास कोई घूम रहा है शायद। फिर एक आवाज़ उसे सुनाई दी। एड ने अपने हाथ में रिवॉल्वर जो था वो टाइटली पकड़ रखा था और इनविजिबल मैन ने उसे एड से कहा कि तू वापस चला जा घर के अंदर। लेकिन एड जो था वो एडमेंट था। कर्नल वो समझ गया था कि ये इनविजिबल मैन ही है। और जैसे ही एड पलटा, ग्रिफिन ने फट से उसके हाथ से बंदूक जो थी वो छीन ली और कैंप ने देखा कि कर्नल एड पे ग्रिफिन ने हमला बोल दिया था, गोली चला दी थी। और ऐसा लग रहा था कि जैसे कर्नल एड जो है वो अब नहीं रहा है, वो मारा जा चुका है। लेकिन कैंप को पक्का नहीं पता था। ग्रिफिन के हाथ में एक एक्स जो थी, AXE कुल्हाड़ा जो था उसके हाथ में आ गया था और उसे खिड़की के शटर वटर सब तोड़ डाले थे उसने। इन द मीनवाइल पुलिस वहां पर पहुंच गई थी। तभी पुलिस वालों के हाथ में डंडे थे और वो कुल्हाड़ा जो था उनमें आपस में इस तरीके से फाइट सी नजर आ रही थी। और इस फाइट के दौरान ग्रिफिन ने एक पुलिस वाले को मारकर गिरा दिया था। तभी दूसरे पुलिस वाले ने डंडे से उसे मार दिया था, ग्रिफिन को। ग्रिफिन ने अपना हथियार छोड़कर वहां से भागने में भाई समझी। पुलिस वाला बड़ी तेजी से चिल्लाया, डॉक्टर कैंप एक हीरो है। जब तक कैंप और उसकी नौकरानी जो थे उन्हें घर के अंदर नहीं देखा गया। पुलिस वाले को उसका बिहेवियर पसंद नहीं आया क्योंकि वो उसे मुसीबत में छोड़कर भाग गया था। क्योंकि वो लोग अपनी जान पर खेलकर उसे बचाने के लिए आए थे और ये उसका फर्ज बनता था वहां पे रुकना, और वो उनको ही छोड़कर भाग गया था। चैप्टर 28। कांस्टेबल को लड़ता हुआ छोड़कर ग्रिफिन के साथ डॉक्टर कैंप बाहर की तरफ भागा अपनी जान बचाने के लिए। उसका नेबर जो था मिस्टर हिलास, HEELAS हिलास, उसको इनविजिबल मैन की एंटिटी पर, उसके प्रेजेंस पर बिल्कुल यकीन नहीं था। वो जो उठ के बैठ गया था। जब उसकी कैंप की खिड़कियां तोड़ दी गई थी तो उसने देखा मिस्टर हिलास ने कि कैंप जो है वो भागता हुआ उन्हीं के घर की तरफ आ रहा है शेल्टर मांगने के लिए। लेकिन मिस्टर हिलास को जैसे कि ऑर्डर मिले हुए थे अथॉरिटी से, उसने खिड़कियां दरवाजे बंद रखे। उसे कैंप को घर में नहीं घुसने दिया क्योंकि उसे इनविजिबल मैन का डर लग रहा था। कैंप जो था वो बहुत डरा हुआ था, डर के मारे कांप रहा था। हिलास की तरफ से जब वो रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो घर से बाहर निकलकर पहाड़ी रोड की तरफ भागा, हिल रोड की तरफ भागा। कैंप जो था वो बडॉक की तरफ भागता चला जा रहा था। रोड जो था बिल्कुल खाली था और वो जानता था कि कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा उसके लिए, क्योंकि हर किसी को इनविजिबल मैन का डर था। कैंप को रास्ते में कुछ नेवीज मिले, NAVVIES। नेवीज का मतलब होता है वर्कमैन। कुछ वर्कमैन जो थे वो रोड पे से लौट रहे थे। वो चिल्लाया कि उसके पीछे इनविजिबल मैन है। हर किसी ने रुक गए और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने इनविजिबल मैन को मारना शुरू कर दिया। कैंप को अचानक लगा कि ग्रिफिन ने उसकी गर्दन पकड़ ली थी। जितने भी वर्कमैन थे उन्होंने इनविजिबल मैन को मारना शुरू कर दिया। तभी पूरा का पूरा सीन जो था एक बैटल फील्ड में बदल गया और बड़ी भयंकर लड़ाई हो रही थी क्राउड के बीच में और इनविजिबल मैन के बीच में। धक्का मुक्की, मार पिटाई। कैंप ने उसे पकड़े हुए था और दर्जनों हाथ ने और उन्हें पकड़ रखा था और इनविजिबल मैन को बुरे तरीके से मारते चले जा रहे थे सारे। इनविजिबल मैन जो था वो दया के लिए चिल्लाया भी कि उसकी मदद की जाए, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने नहीं चाह रहा था, बल्कि सबके सबसे मारते चले जा रहे थे। लेकिन जल्द ही कैंप को यह एहसास हुआ
कि ग्रिफिन की नब्ज नहीं चल रही है, उसके हाथ पैर बिल्कुल नहीं काम कर रहे हैं। कैप ने लोगों को पीछे करा, फिर धीरे धीरे इनविजिबल मैन जो था वो विजिबल होने लगा, लेकिन वो नेकेड था, बिना कपड़ों के था। पहले धीरे धीरे पंजे हाथ वगैरह धीरे धीरे निकल कर सामने आ गए, फिर पूरा शरीर निकल के आ गया। एक ओल्ड लेडी ने उस तरफ इशारा करा जहाँ पर उसका शरीर नजर आ रहा था। तब उन्होंने देखा उसकी कुचली हुई छाती, शोल्डर और उसके मार पिटाई के निशान उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहे थे। ग्रिफिन जो था वो नेकेड पड़ा हुआ था, बहुत ही दयनीय स्थिति में, पिटिफुल हालात में। वो लगभग 30 साल का होगा। उसकी ये सर और भौहें जो थी वो सफेद थी। उसकी आंखें जो थी वो गार्नेट की तरह थी। वो जो वाइटनेस उसकी ब्रो और हेयर वगैरह जो थी वो शायद एल्बिनिज्म की वजह से थी। ALBINISM। उसके हाथ जो थे वो भिजे हुए थे, उसकी आंखें खुली हुई थी। उसके एक्सप्रेशन से लग रहा था कि बहुत ज्यादा दुखी और बहुत ज्यादा गुस्से में था वो। कोई उस उधर से एक चादर लेकर आया, उसके शरीर को उड़ा दिया और फिर उसे घर के अंदर उसकी डेड बॉडी को ले गए। ग्रिफिन पहला आदमी था जो कि इनविजिबल हुआ। हम ये कहेंगे कि गिफ्टेड साइंटिस्ट था वो। लेकिन उसका बड़ा ही क्रूअल डिजास्टर हुआ। उसके बड़े ही क्रूअल हालात हुए जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था। लास्ट में से इतना बताया गया है कि एक बार है, पोर्ट स्टोव, वहीं पर ही। तो उस बार का जो मालिक है उसको इनविजिबल मैन कहा जाता है, क्योंकि उस ओनर का नाम और कोई नहीं, मतलब वो मिस्टर मार्वल ही है। इनविजिबल मैन की मौत के बाद किसी को नहीं पता कि मार्वल के पास पैसा कहाँ से आया, और उसने कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी कमाए थे। टाइम समझदार था, इसलिए वो पैसों की तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं था। वो सिर्फ ग्रिफिन की जो किताबें जो थी वो चाहता था मार्वल से। लेकिन मार्वल ने कहा कि उसके पास कोई किताबें नहीं है, जबकि रियलिटी में मार्वल के पास उसकी किताबें थी। लेकिन वो ग्रीक लैंग्वेज में थी तो उसको समझ में नहीं आता था कि है क्या। लेकिन मार्वल को एक बात समझ में आ गई थी, आज नहीं तो कल वो उस भाषा को समझ लेगा और वो इनविजिबल बन जाएगा, और फिर वो जिंदगी के मजे लूटेगा, वो जिंदगी को एंजॉय करेगा। शायद उसकी किस्मत फिर बदल सके उन किताबों की मदद से। ये था चैप्टर।